अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। दोस्तों पिछले 2 चैप्टर्स में हमने ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ा है और इस ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान लगने वाली फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा है। इस चैप्टर 4 में हम रोटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और इस रोटेशनल मोशन के दौरान लगने वाली फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे और रिजिड ऑब्जेक्ट्स की रोटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। रिजिड ऑब्जेक्ट क्या है, उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विद डिफिनिट शेप दैट डज नॉट चेंज सो दैट द पार्टिकल्स कंपोजिंग इट स्टे इन फिक्स पोजीशंस रिलेटिव टू वन अनदर। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक डिफिनिट एक मखसूस शेप हो और वो तमाम पार्टिकल्स जिससे ऑब्जेक्ट बना हो वो फिक्स पोजीशन पे हो, उसकी पोजीशन चेंज ना हो, तो इस किस्म की ऑब्जेक्ट को हम रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस चैप्टर में पहला टॉपिक है फोर्स डायग्राम एंड एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो आज के लेक्चर में हम फोर्स डायग्राम एंड एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। दोस्तों अब तक हमने जितने भी फोर्सेस के बारे में पढ़ा है हमने फोर्सेस की डायरेक्शन पर खास तवज्जो नहीं दिया है। पिछले चैप्टर्स में हमने फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया है लेकिन वहाँ पे हमने डायरेक्शन पे खास फोकस नहीं किया है, हमने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे फोकस दिया है। तो चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की एक खास डायरेक्शन होती है, तो फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को जाहिर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स डायग्राम क्या है और उसको कैसे ड्रा किया जाता है। तो फोर्स डायग्राम को समझने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज ये हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस को ज्योमेट्रिकली ड्रा करना है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को हमने शो करना है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेस अमल करती है। एक फोर्स इसकी वेट है ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और दूसरी फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स है विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको मैं वेक्टर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन ये है, और दूसरी फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स वो इस डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब फोर्स डायग्राम के जरिए अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक डॉट हो गया, ये डॉट शो कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। अब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड है उसको मैं एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी ये बुक है ये डॉट, और वेट ऑफ द बुक जो है या ऑब्जेक्ट है उसको मैं इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और नॉर्मल फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एरो से जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इस डायग्राम को हम फोर्स डायग्राम कहते हैं। यहाँ पे ये डॉट जो है इट शोज द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्सेस अमल कर रही है। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेस अमल कर रही है, एक वेट है डाउनवर्ड जिसको मैंने इस एरो से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरी नॉर्मल फोर्स है अपवर्ड, इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है। तो इस डायग्राम को हम फोर्स डायग्राम कहते हैं। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मोशन कर रहा है डाउनवर्ड, फ्री फॉल है यानी किसी टेबल पे नहीं रखा हुआ है, नीचे जमीन की तरफ मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे इस पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स अमल कर रही है, वो है वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और डाउनवर्ड है और वो ड्यू टू द ग्रेविटी है। तो उसका जो फोर्स डायग्राम बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा कि इस ऑब्जेक्ट को मैं शो कर रहा हूँ इस डॉट से, ये डॉट शो कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, और इस पे डाउनवर्ड एक फोर्स अमल कर रही है, उसको मैं एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये इस केस में फोर्स डायग्राम हो गया, यानी एक फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है बाय फोर्स डायग्राम। ये डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, और ये एरो शो कर रहा है कि डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इस डायग्राम को हम फोर्स डायग्राम कहते हैं।
अब दोस्तों मैं डिस्कस करता हूं पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस को मैं यूं डिफाइन करता हूं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर इवन इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको मैं यूं एक्सप्लेन करता हूं कि लेट सपोज ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं कहता हूं एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। अब अगर दो फोर्सेस है वो अलोंग एक्स एक्सिस अमल कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, ये किसी ऑब्जेक्ट पे अमल कर रही है। या मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस अमल कर रही है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में अमल कर रही है। तो ये तमाम फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल। अगर कोई फोर्स है, दो फोर्सेस है या थ्री फोर्सेस है, या वो अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल। इस केस में डायरेक्शन पैरेलल है और इस फोर्स में भी पैरेलल है, दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शंस जो है वो सेम है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। अब इस बुनियाद पर पैरेलल फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरे को हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस को हम यूं डिफाइन करते हैं कि द फोर्सेस विच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पे दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो फिर उन फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक सोफ़ा है, ये दो बंदे उठा के इसको ले जा रहे हैं, तो दोनों बंदे इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। ये बंदा जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, और ये बंदा जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी डायरेक्शन भी ये है। इसको मैंने शो किया है बाई फोर्स डायग्राम। तो ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो इन फोर्सेस को लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। या इसको मैंने इस डायग्राम से शो किया है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं, एक F1 है और एक F2 है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में अमल कर रहे हैं, तो इस फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम यूं डिफाइन करते हैं कि द फोर्सेस विच आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर दो फोर्सेस अमल कर रही है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रहे हैं, तो फिर उन फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये दो डॉग्स है, ये इस रस्सी को खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये डॉग इस रस्सी को इस साइड पे खींच रहा है, राइट साइड पे, और ये डॉग इसको लेफ्ट साइड पे खींच रहा है। यानी दोनों इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन फोर्सेस का अगर मैं डायग्राम शो करना चाहूँ तो इस डॉग की जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है, और इस डॉग की जो फोर्स है जो इस रस्सी पे अप्लाई कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन फोर्सेस को हम अनलाइक फोर्सेस कहते हैं। या इसको मैंने यहाँ पे शो किया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इन ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं। एक फोर्स F1 है, डाउनवर्ड है, और एक फोर्स F2 है, अपवर्ड है। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब मैं डिस्कस करता हूँ एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस को हम यूं डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज produced by a number of forces acting together is called addition of forces। इसका मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर बहुत सारे फोर्सेस अमल कर रहे हैं और उन फोर्सेस को हम ऐड करें और इजी रिजल्ट ऑफ दैट एक सिंगल फोर्स हमारे पास आ जाता है जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, और वो सिंगल फोर्स की सेम इफेक्ट हो जैसे कि तमाम फोर्सेस का टुगेदर हो, तो इस प्रोसेस को हम एडिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं।
अब चूंकि फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पे अमल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अमल कर रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे? या अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस अमल कर रही है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो, तो फिर इस केस में हम उन फोर्सेस को कैसे ऐड करेंगे? या अगर दो फोर्सेस है किसी ऑब्जेक्ट पे अमल कर रहे हैं और दोनों के दरमियान सम एंगल हो और वो एंगल ऐसा हो कि न 0 हो और न 180 डिग्री हो, तो फिर उसको हम कैसे ऐड करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे हासिल करेंगे? तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि व्हेन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज 0, यानी कि दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे अमल कर रहे हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में अमल कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो दोस्तों, हम फोर्सेस को या अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन, या फिर हम उसको ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं, इसको हम वेक्टर अलजेब्रा भी कहते हैं। तो बास केसेस में हम उसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं और बास केसेस में हम उसको अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अमल कर रही है। मैं सपोज करता हूं कि एक फोर्स ये है जिसको मैं नाम देता हूं कि F1, और F1 जो है वो 5 न्यूटन है, और एक दूसरा फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, यानी दोनों पैरेलल है, इसको मैं नाम देता हूं F2, और F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। दोनों सेम डायरेक्शन में है और इनके दरमियान एंगल 0 है, तो इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हम ऐड कर सकते हैं, यानी रिजल्टेंट फोर्स अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो इट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इसको हम ज्योमेट्रिकली भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये 5 न्यूटन का हो गया और ये दूसरा फोर्स जो है वो भी 5 न्यूटन का हो गया, तो इसका रिजल्टेंट जो बनेगा इट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यूँ हमने इसको आसानी के साथ ऐड कर दिया। ये जब दो फोर्सेस हो और उसके दरमियान एंगल 0 हो, तो उसका मैग्नीट्यूड हम ऐड कर सकते हैं 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, और उसका रिजल्टेंट हमारे पास ये आ जाएगा, और ये रिजल्टेंट 10 न्यूटन के बराबर है। अगर हम इसके लिए स्केल बनाना चाहें तो हम स्केल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन को मैंने सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है तो हम स्केल बनाते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन और 10 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। तो उसको हम ज्योमेट्रिकली यू ड्रा भी कर सकते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल उस तरह आएगा जब हम फोर्सेस को अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड किया 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये हमने अलजेब्रिकली इसको ऐड किया है और ये ज्योमेट्रिकली हमने इसको ऐड किया है, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। और अगर दो फोर्सेस है वो किसी ऑब्जेक्ट पे अमल कर रहे हैं और दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल हो, यानी वो अपोजिट साइड पे अमल कर रहे हो, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो इसके लिए मैं सपोज करता हूं कि लेट सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अमल कर रही है। एक फोर्स ये है और मैं कहता हूं कि इट इज F1 और इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और एक दूसरी फोर्स है वो इस साइड पे अमल कर रही है और इसको मैं कहता हूं कि इट इज F2 और F2 का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। तो हमने जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हम अलजेब्रिकली करते हैं कि इसका रिजल्टेंट जो है इट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 10 न्यूटन है और F2 जो है वो 5 न्यूटन है, तो इसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन आएगा। अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ ज्योमेट्रिकली तो इसका रिजल्टेंट कुछ यूँ बनेगा। अगर ये F1 है इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन और दूसरा F2 है उसकी डायरेक्शन इस साइड पे है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 न्यूटन है,
यानी दोनों हमने ऐड किए इस पॉइंट पे, ये F2 है और ये F1 है। तो दोनों जब माइनस हो जाएंगे तो इसका रिजल्टेंट जो हमारे पास बनेगा वो 5 न्यूटन का बनेगा और उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि यहाँ पे F1 जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और F2 का मैग्नीट्यूड कम है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन बनेगा और उसकी डायरेक्शन उस साइड पे होगी जिस साइड पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में, यानी राइट साइड पे, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी राइट साइड में होगी। तो जब दो फोर्सेस एंटी पैरेलल हो, या हम कहते हैं कि अनलाइक फोर्सेस हो, या हम कहते हैं कि उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो, तो उसको जस्ट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और डायरेक्शन को हम उस साइड पे लेके जाते हैं जिस साइड पे सबसे ज़्यादा फोर्स हो। और अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट पे 2 या 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं और उसके दरमियान एंगल न 0 डिग्री हो और न 180 डिग्री हो, तो फिर उसको हम कैसे ऐड करेंगे? दोस्तों, यहाँ पे हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे एंगल न 0 है न 180 डिग्री है। जैसे पहले 2 केसेस में हम आसानी के साथ 2 फोर्सेस को ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन इस केस में हम उसको पहले 2 केस की तरह ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें हेड टू टेल रूल अप्लाई करना होगा। मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेस अमल कर रही है। एक फोर्स जो है वो एस डायरेक्शन में है और दूसरी फोर्स जो है वो एस डायरेक्शन में है। तो दोनों फोर्सेस को हम कैसे ऐड करेंगे, उसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस एंगल को फाइंड आउट करना है कि इन फोर्सेस का एंगल क्या है। तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने इन फोर्सेस की एंगल अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। मैं सपोज करता हूँ कि ये वेक्टर इस एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये F1 है और ये F1 एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो θ1 है, वो इक्वल है 30 डिग्री के। और ये फोर्स जो है ये F2 है और ये F2 एक्स एक्सिस के साथ, इसके लिए ये एक्सिस बन रहा है, एक्स एक्सिस ये बन रहा है। तो इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको मैं नाम देता हूँ θ2 और मैं सपोज करता हूँ कि ये 60 डिग्री के बराबर है। तो एक का एंगल θ1 है 30 डिग्री, दूसरे का एंगल 60 डिग्री है। अब हमने सबसे पहले यह करना है कि एक स्केल ड्रा करनी है। अगर मैं कहूँ कि F1 जो है ये 5 न्यूटन है और F2 ये 7 न्यूटन है, तो पहला काम ये हमने करना है कि एक स्केल बनाना है। जैसे कि मैंने पहले बनाया था कि मैं सपोज करता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो F1 का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, तो 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन। और F2 7 न्यूटन है, तो 7 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 7 न्यूटन। तो ये हमारे पास एक स्केल हो गया। सेकंड स्टेप यह है कि इस फर्स्ट का हेड, इस फोर्स का हेड जो बन रहा है वो ये बन रहा है। इसके हेड पे हमने इस F2 का टेल रखना है, इसका टेल ये बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेपरेट इसको ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास F1 हो गया और इस F1 को स्केल के मुताबिक आपने 5 सेंटीमीटर ड्रा करना है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर ड्रा करनी है और इस एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर मैं इस एक्सिस को यहाँ पे ले आऊँ तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। मैं सपोज करता हूँ कि ये F1 है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये F1 है और ये 5 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू आवर स्केल इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसका हेड ये बन रहा है। तो दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रा करना है, तो दूसरे वेक्टर का टेल हो जाएगा यहाँ पे
ये टेल हो गया और पहले का हेड हो गया। लेकिन ये ऐसे ड्रा करना है कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक एक्स एक्सिस ड्रा करना है इस साइड पे और इस एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये हमने दो वेक्टर्स को ड्रा कर दिया है। अब इसका रिजल्टेंट जो बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा कि पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड इनको मिलाना है, यानी इसका रिजल्टेंट ये बनेगा। इसको हमने मिलाना है आपस में, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने कैसे फाइंड आउट करना है, वो इसकी लेंथ होगी। मैग्नीट्यूड जो है वो हम स्केल के मुताबिक इस वेक्टर की लेंथ लेंगे और इसकी डायरेक्शन को हम एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इस एक्सिस के साथ ये वेक्टर जो एंगल बनाएगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड कैसे, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, और डायरेक्शन वो इस एंगल से हम फाइंड आउट करेंगे। और फाइनली हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दी स्केल। जो हमने स्केल बनाया है उस स्केल के मुताबिक हमने सेंटीमीटर को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह हम डिफरेंट वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस अमल कर रही है और तीनों का एंगल डिफरेंट है, यानी डिफरेंट एंगल पे अमल कर रहे हैं 3 फोर्सेस, तो उसको भी हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी लेंथ को हमने मैग्नीट्यूड लेना है और जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो उसकी डायरेक्शन होगी, और उसको भी हमने फाइनली स्केल के मुताबिक, जो हम स्केल बनाते हैं उसके मुताबिक न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द फोर्स डायग्राम एंड एडिशन ऑफ forces. Thank you.